हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता राधिका शाह मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी इस वक्त मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सौरभ दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, संजय राणा जी मौजूद हैं, नवीन दुबे जी मौजूद हैं और तीनों ही राजनीतिक विश्लेषक पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जनता के मूड को विश्लेषण उसका करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही जो वोटर परसेंटेज, चाहे तमिलनाडु हो जहां पर इतिहास की सबसे बम्पर वोटिंग हुई और बंगाल में भी जहां पर रिकॉर्ड वोटिंग फर्स्ट फेज में 90%, इसको भी करेंगे इसका विश्लेषण। शुरुआत इस वक्त मैं पहले करती हूं सभी का स्वागत करते हुए। राधिका शाह जी आपके साथ अब ये समझना है कि 90% पहले चरण की बम्पर वोटिंग, रिकॉर्ड वोटिंग, दीदी के लिए बढ़ता हुआ भरोसा या जैसा दीदी कह रही हैं कि एसआईआर के विरोध में बम्पर वोटिंग हुई है या परिवर्तन की बयार महसूस कर रही है बीजेपी? देखिए, ये स्पष्ट है कि इतने तादाद से जब लोग अपने घरों से निकले हैं, परिवर्तन के लिए ही निकले हैं। ये हमारे लिए इतनी अच्छी खबर है कि पहले फेज में ऐसा रिसेप्शन मिला हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण निर्वाचन में। हम तो कहते हैं लोग हमारे साथ आ गए हैं, लोग हमारे पीछे हैं। वो कह रहे अभी हर हर मोदी, घर घर मोदी। बंगाल में बदलाव आएगी, बंगाल पहले जैसे नहीं रहेगा। और ये सचमुच इतनी बड़ी बात है सबके लिए कि हाई टर्नआउट का मतलब है स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी। इसका मतलब है कि जो वायलेंस के इंसिडेंट्स थे और जो अभी उन लोगों ने कुछ छेड़ा वायलेंस के इंसिडेंट्स, उसके बावजूद लोग आए, इतने तादाद में मतदान दी। और ये कितना टाइट कॉन्टेस्ट है। और मैं इसे टाइट कॉन्टेस्ट नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी हमारे लिए, हमारे पक्ष की कॉन्टेस्ट है। और ये इतनी अच्छी खबर है कि मैं आपको क्या बोलूं। और 152 सीट्स पर पोलिंग हुआ है, वोटिंग टर्नआउट बहुत हाई है, 89%, बहुत अच्छी बात है। और करोड़ों वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया। इसे कहते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का पर्व, इसे कहते हैं लोकतंत्र की जीत। ठीक है ईशान, आपका रिएक्शन पहले तो बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज को लेकर ही, लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई में कांग्रेस अपने आप को क्या कहीं पर किसी इलाके में सीटों के लिहाज से ये कह रहे हैं हम 200 सीटें जीतेंगे, टीएमसी कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, ये भी कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस अपनी स्थिति को कहां देख रही है? कुछ तो जनता का मूड आपने भापा होगा, ग्राउंड की आपकी भी रिपोर्ट्स होंगी। पूर्णिमा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को मैंने भी सुना, मैं चाहूंगा धैर्य से वो मुझे सुने। देखिए, आज मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा उन 14,28,771 मतदाताओं की जिन्हें वोट देने का मौका ही नहीं मिला। ये वो मतदाता हैं जो लोग, जिनका नाम एसआईआर में काटा गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसके बाद वो ट्रिब्यूनल में गए जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, और उसके बाद सिर्फ ट्रिब्यूनल 650 एप्लीकेशंस को सुन पाता है और 139 जो मतदाता हैं सिर्फ उन्हीं को वोट देने का मौका मिलता है उसमें से। बाकी सबको बोल दिया जाता है कि इनको कोई बात नहीं, दोबारा दे देंगे वोट, अगली बार दे देंगे। तो ये जिस तरह की नाइंसाफी इस लोकतंत्र के साथ हो रही है, ये चिंता का विषय है पहली बात तो। और फिर सुप्रीम कोर्ट को भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, देखिए, सवालों के घेरे से बाहर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है देश में, जनता सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल पूछ सकती है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंचेस से सवाल पूछता हूं कि जो ये 14,28,771 में से अगर एक भी वैलिड मतदाता का वोट कटता है या उसको वोट देने से, जो वैलिड मतदाता को वोट देने का मौका नहीं मिलता है, तो ये चिंता का विषय देश के लोकतंत्र के लिए। दूसरी बात, देखिए, जो लगभग 90% की वोटिंग हुई है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी भी बात है, क्योंकि मतदाता एसआईआर में बहुत सजग हुआ कि एसआईआर में हमारा वोट ना कट जाए। एसआईआर में जिन्होंने वोट बचाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया वो बहुत सजग हुए और यकीनन वो एसआईआर के खिलाफ और जो ममता दीदी का भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ उन्होंने जाके मतदान करने का काम किया। अब आपने दूसरा सवाल मुझसे ये पूछा कि कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2021 के चुनाव के बाद हमारा जो संगठन है वहां कमजोर हुआ था, लेकिन हमने धीरे धीरे उस पर काम करना चालू किया।
हमने उसको मजबूत करना चालू किया। हम इस बार चले एकला चलो रे पे, हम अब अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, ना हम लेफ्ट के साथ हैं, ना हम टीएमसी के साथ हैं, ना हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि टीएमसी ने यकीनन भ्रष्टाचार में अव्वल नंबर प्राप्त किए हैं बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से और टीएमसी ने मिलकर धार्मिक अराजकता की लड़ाई वहां पर बंगाल में छेड़ रखी है, आग लगा दी है बंगाल को। बिल्कुल जो बंगाल हमारी सांस्कृतिक इतिहास की धरोहर हुआ करता था, स्वामी विवेकानंद की धरती था, राजा राम मोहन रॉय की धरती था, सुभाष चंद्र बोस जी की धरती था, नेताजी की, आज उस धरोहर को ध्वस्त करने का काम दोनों ही पार्टियों ने, चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने किया। तो कांग्रेस पार्टी, आप यकीन, जब 4 मई को रिजल्ट आएंगे तब आप ये देखेंगी पूर्णिमा जी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि कोई भी पार्टी कांग्रेस को लिए बिना सरकार नहीं बना पाएगी। कांग्रेस विल बी द किंग मेकर ऑन 4th May व्हेन वी हैव द इलेक्शंस। तो एक आखिरी पहलू मैं छेड़ना चाहता हूं, क्योंकि तमिलनाडु में भी आज चुनाव हुआ। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में हमारे नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने की कोशिश करी डिलिमिटेशन बिल से, जिस तरीके से साउथ की जो पावर है, साउथ का जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको कम करने की कोशिश करी, जिसको विपक्ष ने ध्वस्त कर दिया, तो यकीनन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी 0 बटा सन्नाटा, नील बटा सन्नाटा जिसको कहते हैं, तमिलनाडु में पाने वाली है इस बार। और सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी और डीएमके के नेतृत्व में हम सबने चुनाव लड़ा, एमके स्टालिन जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और यकीनन कांग्रेस पार्टी और एमके स्टालिन जी की पार्टी डीएमके, हम लोग, क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस दी पिछले 5 सालों में, क्योंकि वहां पर आपका अलायंस आपकी आवाज नहीं। अभी मेरी आवाज आ रही है ईशान आपको? ठीक है, ठीक है। मैं यही कह रही थी कि नहीं, वहां तो आपका अलायंस है तो जाहिर है, और आपने पश्चिम बंगाल के लिए कहा कि हमारे बगैर कोई भी सरकार गठित नहीं होगी, तो जाहिर है इधर तो आप हैं नहीं। अब उधर टीएमसी के साथ आपके दिल मिले थे वोटिंग के दौरान, अभी जब महिला आरक्षण को लेकर हुई थी, फिर उसके बाद ऐसा लगा कि टेम्पररी ब्रेकअप हुआ, अभी जो बातें आप टीएमसी के लिए कह रहे हैं, फिर कैसे पैचअप होगा? सरकार आप साथ में मिलकर बनाएंगे क्या? उसकी संभावना है? समझा देता हूं अब नहीं, ठीक है, आप समझाइएगा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि टीएमसी मैं समझा देता हूं, राष्ट्रीय मुद्दे, पूर्णिमा जी, राष्ट्रीय मुद्दे, वो मुझे पता है, इंडिया अलायंस, वो मैं समझ रही हूँ कि आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तो आप साथ हैं, लेकिन राज्यों में आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, वो मैं समझ रही हूँ। लेकिन ये मैंने इसीलिए बात बोली क्योंकि आपने कहा आपके बगैर सरकार का गठन नहीं होगा, आप किंग मेकर होंगे, आपकी जरूरत पड़ेगी दल को, तो इसीलिए मेरा ये सवाल आपसे आया था। सुमित मेहरोत्रा जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, टीएमसी के नेता, फिर उसके बाद मैं स्टूडियो गेस्ट के पास आऊंगी तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ। सुमित मेहरोत्रा, 90% पहले चरण में अभी तक की सबसे हाईएस्ट वोटिंग पश्चिम बंगाल में, क्या एंटी इनकम्बेंसी की हीट को टीएमसी कर रही है महसूस? नहीं पूर्णिमा जी, बहुत अच्छा वोटिंग हुआ है, पिछली बार से अच्छी वोटिंग हुई है। ये जिस तरीके से लोकतंत्र बचाने की वोटिंग हुई है, एसआईआर के माध्यम से जिन लोगों के नाम काटे गए, उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। जिनके 3 नाम रह गए थे, 5 में से 3 नाम रह गए थे, उस परिवार ने भी अगर एक बार मन बनाया होगा कि साहब भाजपा भाजपा भाजपा, लोग कह रहे साहब मोदी जी आ रहे हैं, भाजपा सरकार बना रही है, तो उनका मन भी बदला कि साहब 3 नाम हमारे काट दिए, 2 नाम हम नहीं देंगे भाजपा। जो हालत बना रखे हैं एसआईआर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने और चुनाव आयोग ने मिलकर के लोगों को ठगने का काम करा है, जिंदा लोगों को मारने का काम करा है एसआईआर की ताकत से। आपने एसआईआर की चाबी चलाई थी, चाबुक चलाया था, और जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में खड़े होकर के वोट डालने का काम कर रहा है। मैं खुद कहता हूं बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम बंगाल से करेंगे, हम लोग बिल्कुल करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। आज इसकी हताशा इनके शुभेंदु अधिकारी के मुंह में दिखी है। उन्होंने खुद कहा है कि हम लोग हार रहे हैं। इनके नेता ने कहा है। कब कह दिया? इनका कह रहे हैं कब कि बचा लीजिए, कि बचाइए, हिंदू खतरे में है। अरे पूर्णिमा जी, जब वोट डाला था उन्होंने खुद कहा है हिंदू खतरे में है, मुझे सरकार नहीं बनी, आपने कहा कि उन्होंने कहा कि हम हार रहे हैं, इसका मतलब क्या है? नहीं, आपने कहा हम हार रहे हैं, वो आपने कैसे इसका मतलब निकाला, थोड़ा मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि सुबह से इसका मतलब क्योंकि सुबह से मैं भी यही स्क्रीन पर हूँ। शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा वो हमने सुनाया भी, चलाया भी, लेकिन उनका जो उन्होंने कहा उससे ये क्या मतलब है कि शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया हम तो हार रहे हैं जी? अरे
हाँ, तो शुभेंदु अधिकारी जी की हताशा आपको दिखाई शायद नहीं पड़ी होगी, मैं बता दे रहा हूँ हताशा क्या है नहीं, कि आपको हिंदू दिखी खतरे होगी। में है, सरकार नहीं बनी, हिंदू खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? सरकार नहीं बनी, हिंदू खत्म हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? बता दीजिए, आप बता दीजिए पूर्णिमा जी। चलिए, मुझे नहीं मालूम है, मैं तो चाहता हूँ आपसे पूछना, बता दीजिए, क्योंकि आप सीनियर हैं, बहुत मैं बहुत एग्जैक्ट सीनियर कोट कर पर्सन है। देती हूँ आपको। अब आपने मुझे उस कैटेगरी में रखा है तो मैं आपको नहीं एग्जैक्ट नहीं कोट नहीं, कर एग्जैक्ट देती मत हूँ। करिए, मुझे बताइए नहीं, कि मैं आपको हताशा की नहीं एग्जैक्ट थी कोट कर रही कि हूँ। हिंदू खतरे में है। मैं तो एग्जैक्ट जी, जी। वर्बेटम आपको कोट कर रही हूँ। शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा जी, जी। कि बंगाल में हिंदू रो रहे हैं, ये चुनाव हिंदुओं का हिंदू रो चुनाव रहे हैं। है, हिंदुओं के लिए ये चुनाव लड़ा जा रहा है, उनको बचाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, ये उन्होंने कहा, जितना मेरी याददाश्त है। अब आप हिंदू उसमें खतरे बीच में का है। कुछ निकाल कर हिंदू लाए खतरे हो में, तो जब ये बताइएगा जो चुनाव, आप समझ सुनिए, पाए। नहीं, हिंदू खतरे में है। जब ये लोग चुनाव हार रहे होते हैं तो ये कहते हैं हिंदू खतरे में है साहब। ठीक है। नीचे से लेके सब ऊपर तक सब हिंदू हिंदू, मैं कहूंगी कि प्रधानमंत्री अब हिंदू, जब आप राष्ट्रपति हिंदू, लोग सब हारने के गवर्नर उसमें हिंदू, होते सब हैं कुछ तो हिंदू। फिर आप उसके बाद नहीं सर, फिर आप इलेक्शन कमीशन पे आ जाएंगे। अभी नहीं, आपने बिल्कुल। पहले से ही अरे, पहले से शुरू अरे कर तो दिया पूर्णिमा जी, SIR पूर्णिमा SIR जी, SIR पूर्णिमा जी, पहले से शुरू कर दिया पूर्णिमा जी, मेहरोत्रा जी, पूर्णिमा जी, SIR SIR, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। आप जीत गए अगर, मैं तो अभी भी कह रही हूं आप जीत गए अगर, ये बम्पर वोटिंग आपके पक्ष में हुई तब क्या करेंगे? चुनाव आयोग के अधिकारियों को माला पहनाएंगे क्या? जनता, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे क्या कहा? अभी भी मैं अपनी बात पर अड़क हूं कि ये जनता ने निर्णय लिया है, इस बार बहुत अच्छा निर्णय लिया है। मैं खुद कह रहा हूं जनता ने निर्णय अच्छा लिया है। हारे जीते वो एक अलग चीज है, पर जनता ने पर दिखाया है, भाजपा को आईना ठीक है। दिखाने का काम कर रहा है। राधिका जी, देख आप कुछ लीजिएगा जोड़ना निश्चित चाहती है तौर तो पे। जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद मैं स्टूडियो गेस्ट को थोड़ा सा समय दूंगी। ठीक है। देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है कि लोग निडर होके इस बार निकले हैं। अगर आप देखें कितने लोग आए निर्वाचन के लिए, यह स्पष्ट कर देता है कि भाजपा ने जो उनको गारंटी दी थी कि हमने आपको सुरक्षित रखा है, जो सेना बल जमीनी रूप में वहां पे प्रस्तुत है वो आपको संभालेंगे। मैं नहीं कह रही हूं कि उनके होते हुए भी 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं मालदा मुर्शिदाबाद साइड में, पर ये जो बात है, जो लेडीज किस तादाद से आई हैं आज दिखे हैं, वो यही बताता है कि ये अभी कह रहे हैं कि देखो अगर हम में कोई बुद्धि बाकी रहा है काम कर रहे थे, 3000 के भैया माध्यम मुझे से। बोलने दीजिए प्लीज, एक दूसरे को नहीं बोलते। तो फिर अगर एक मौका मिला है हमें और इस मौका को हमने साकार करना है तो हम एक बार उस पार्टी को वोट दे जिसको हमने आज तक चखा नहीं है। ये और इस ईमान और देश की जनता थक चुकी है मेरे को भाई। कहने दीजिए भाई साहब, मेरे थॉट्स इधर उधर चले जाते हैं। SIR हो, मैं UGC हो, हम UGC के ऊपर बताएंगे ना, आकर के वोट पड़ा मैं है, बताती हूँ UGC के अगेंस्ट में भी वोट पड़ा है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। UGC के अगेंस्ट में भी वोट पड़ा है कि आपने भाई से लड़वाने का काम। गवर्नेंस नहीं, सिर्फ अरे भ्रष्टाचार तो आप लोगों ने पैदा कर रखे हैं देश में, पूरे देश में पैदा कर रखे हैं। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी भतीजा सुमित जी, क्या कह रहे हैं आप? शुभेंदु अधिकारी क्या सबसे कह बड़े रहे हैं? आप बंगाल से पता नहीं कितना सबसे ताल्लुक बड़े रखते हैं। भ्रष्टाचारी शुभेंदु आपकी अधिकारी। बेटी को आप 11 बजे शुभेंदु भेजे, अधिकारी सबसे जब बड़ा आप भ्रष्टाचारी स्कैन है। करके आओ, आप डरेंगे अरे कि सबसे आपकी बड़ा बेटी बाहर भ्रष्टाचारी जा है रही शुभेंदु है, अधिकारी। क्योंकि महिला अरे डराने का काम आप ठीक लोग है, नहीं कर 4 रहे मई हैं। के लिए बचा के रखिए थोड़ा बंगाल बहुत में आप लोग, 4 मई के लिए थोड़ा बहुत बचा के रखिए, 4 मई के लिए बचा के रखिए, क्योंकि अभी तो सब कुछ आकलन ही है ना, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। सुमित जी, अति उत्साह और अति आत्मविश्वास से अभी सबको बचना चाहिए, क्योंकि असल तस्वीर तो क्या है वो तो 4 तारीख को ही पता चलेगी ना साहब। अभी तो आप जो आकलन कर रहे हैं आप उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, तो इतनी गारंटी मत दीजिए, क्योंकि अभी तो चुनाव में सब गारंटी दे रहे हैं। दिक्कत इस बात की है जिसे देखो वो गारंटी दे रहा है। लेकिन बड़ी बात संजय राणा जी ये है कि जो चुनाव के अभी तक के वोटिंग परसेंटेज सामने आए उसमें बहुत बम्पर वोटिंग जैसे कूच विहार में हुई 92.07% वोटिंग हुई, झारग्राम में 90.53, दक्षिण दिनाजपुर में 93, ये मैं 90 के ऊपर का आपको बता रही हूँ, और बीरभूम में 91.55। कोई इन अलग अलग वोटिंग परसेंटेज का कोई ट्रेंड है जो आप अभी तक रीड कर पा रहे हो इस
फर्स्ट वोटिंग परसेंटेज, बम्पर वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से जो 90% रहा है 5 बजे तक का? बोलिएगा सर। देखिए पूर्णिमा जी, अगर बात करते हैं वोटिंग परसेंटेज की, आपने देखा होगा 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और 5 राज्यों के चुनाव में जो भी वोटिंग हुई है बम्पर हुई है। आज तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। अगर पिछला 3 स्टेट का चुनाव हुआ तो वो देख लीजिए, और आज का जो चुनाव है, जो 3 शहरों का नाम बता रही हैं आप, उसमें भी 90+ पे जाकर के वोटिंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्साह है, लोगों में उत्साह है किसी को बदलने की, लोगों में उत्साह है अपने आप को बचाने की। देखिए अभी शुभेंदु सरकार नाम के एक कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको दौड़ा दौड़ा के लोगों ने मारा। अगर यही हादसा, मान लीजिए अभी किसी ने उसकी निंदा नहीं की, यही हादसा किसी और के साथ पूर्णिमा जी हो जाता तो संविधान खतरे में आ जाता। संविधान तुरंत खतरे में आ जाता है जैसे विपक्षियों के साथ कुछ होने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो पूरा समीकरण है बहुत ही अंदर, कह सकते हैं अंदर खाने कुछ विस्फोट होने वाला है, और जनता के मन में ऐसा कुछ सैलाब है जिसको कहीं ना कहीं अपने वोटिंग के अधिकार से, वोटिंग परसेंटेज से उन्होंने दिखाया है। तो जनता जो बंगाल की है कहीं ना कहीं त्रस्त तो है, इसमें कोई शक नहीं है। त्रस्त कानून व्यवस्था से, त्रस्त कह सकते हैं आप डेवलपमेंट से, डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, कुछ रोजगार वहां पे आ नहीं रहे हैं, गुंडागर्दी चरम पे है, अराजकता फैल चुकी है, और जिस तरह से आप कह सकती हो डेमोग्राफी चेंजेस हो रहा, कहीं ना कहीं बंगाली मानस वहां पे परेशान है। अभी हम बहुत प्यार से अपने मित्र ईशान जी की बातें सुन रहे थे, इनके बगैर कोई गठबंधन नहीं बन सकता। बिल्कुल आपके बगैर कोई गठबंधन नहीं बन सकता, और दुनिया में ऐसा कोई अंक नहीं है शून्य के बगैर पूर्ण हो सकता है। शून्य के बगैर कभी कोई पूर्ण नहीं होता है, तो शून्य कहीं भी होगा, 100 बनेगा, 10 बनेगा, लाख बनेगा, जो भी बनेगा, शून्य का बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं सम्मान करता हूं आपका कि आपके बगैर कोई गठबंधन बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप शून्य हैं। लेकिन जब बात आती है दूसरे स्टेट की, देखिए अभी तमिलनाडु की आपने बात की, तो तमिलनाडु में क्या है ये बताइए। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और आज अमर बेल के समान है कि भैया हमको कोई ढो लो, हमको कोई बैठा लो, हमको कोई नैया पार करा लो। अरे इतनी बड़ी पार्टी को क्या डीएमके की जरूरत है, इतनी बड़ी पार्टी को क्या टीएमसी की जरूरत है? कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां कांग्रेस से निकल के बनी है। टीएमसी तो 100% है, और डीएमके की विचारधारा भी कहीं ना कहीं टीएमसी कांग्रेस से निकल के एक तरह से बनी हुई है, और आज उनके सहारे आपको जीना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, अन्याय के साथ खड़ा होना पड़ रहा है, मजबूरी में खड़ा होना पड़ रहा है कि आपके साथ जनता नहीं, आपके साथ लोग नहीं है। इस देश की खूबसूरती है, डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं पूर्णिमा जी, लेकिन इस देश की खूबसूरती भी कह लीजिए और देश का दुर्भाग्य भी कह लीजिए कि एक स्टेट में विधायक का कैंडिडेट जो है भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो, उसको दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, और कोई विपक्षी का पार्टी का कोई भी नेता अभी तक कुछ नहीं बोला। हमला हुआ उनकी गाड़ी पर, मतलब गाड़ी पे पत्थरबाजी, ये सब तो बहुत हमें छोटी बातें लगने लगी है। जिस तरह से दौड़ा के किसी को थप्पड़, लाल जूते और तहमत पहन के, तहमत बोला जाता है बंगाल में, तहमत पहन के लोग मार रहे हैं, कहाँ का ये दिखाता डेमोक्रेसी? ये तो गुंडा तंत्र है, गुंडों को आपने छोड़ रखा है, और ऐसे गुंडों को छोड़ेंगे तो क्या होगा? ठीक है। आपको लगता है सौरभ जी की बीजेपी ने बहुत हाई वोल्टेज कैंपेन स्ट्रैटेजी को प्लान किया? आप देखिए अभी तो हम फाइनल वोटर परसेंटेज का वेट ही कर रहे हैं कि 6 बजे तक फाइनल कितना वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलेगा, लेकिन देखिए धुआंधार प्रचार और ये अग्रेसिव कैंपेनिंग, एक तरफ हार्ड वर्क भी कह लीजिए, और आपको ये पता है कि ये चुनाव आपके लिए करो या मरो की स्थिति में है। मतलब इस बार की उम्मीदें भी बड़ी हैं, और अगर वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो नुकसान बहुत दूर तक एक संदेश देता हुआ नजर आएगा। नहीं, बिल्कुल पूर्णिमा जी, देखिए लगातार अब जो हम देख रहे हैं कि चुनाव के अंदर राज्य दर राज्य जो है वो वोट परसेंटेज वो बढ़ता ही जा रहा है। बिहार का चुनाव भी था, वो भी काफ़ी ऐतिहासिक वोटिंग वहाँ पर भी हुई थी। लेकिन ये तो मैं मानता हूँ कि एक तरह से चमत्कार है जो बंगाल में अगर 90% को आंकड़ा पार कर रहा है या 90% पर आ रहा है, साथ ही साथ तमिलनाडु, इन दोनों राज्यों में इतनी बम्पर वोटिंग का मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। अब ये परिणाम तो 4 मई को पता चलेंगे, लेकिन इसका महत्वपूर्ण जो मैंने बताई थी 2 बातें हैं। एक तो चुनाव आयोग को बिल्कुल साधुवाद देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए उसकी व्यवस्था के लिए। दूसरा पश्चिम बंगाल की जनता और तमिलनाडु, टीएमसी नहीं कर रही है साधुवाद, तमिलनाडु, लेकिन नहीं, उनके कहने से देखिए मैं तो लोकतंत्र की बात कर रहा हूं। मैं तो अभी ये राजनीतिक पार्टियां हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगी, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए बहुत सुखद दिन है, सुखद क्षण है लोकतंत्र के लिए कि जनता का हर एक व्यक्ति
राज्य का हर एक व्यक्ति निकल करके अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाह रहा है और प्रयोग कर रहा है। साथ ही साथ एक बड़ी मात्रा में महिलाएं देखिए, मुझे लगता है कि शाम को वोटिंग परसेंटेज के बाद अगर हम आंकड़ा निकालेंगे, हो सकता हो कि महिलाओं का आंकड़ा यहाँ पर भी बढ़ा हुआ दिखाई दे। और जिस प्रकार से देखिए, मैं तो कहता हूं एक बात है कि पहले एक होती थी ईवीएम विलाप मंडली, जो चुनाव शुरू होने से पहले रोने लगती थी, आज ईवीएम गड़बड़ होगी, ये होगा, ऐसे वैसे होगा। कुछ सालों बाद ये परिवर्तन हो गया चुनाव आयोग के ऊपर। वो पहले फिर अब चुनाव आयोग पे आ गए कि नहीं साहब, चुनाव आयोग खराब है, संविधान खराब है। अब एक नई बात अभी आपके पैनल पर थोड़ा देर पहले हमने सुनी थी, अब साहब कहते हैं कि अरे सरकार तो हो सकता हो बन जाए ममता दीदी की, लेकिन उसके बाद वो चलेगी नहीं 1-1.5 साल के बाद। मतलब ये नया समीकरण, नया प्रोपोगेंडा। आप ही के पड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, तो अभी मैंने भी बड़ा सुनकर के आश्चर्य कि ये नए प्रयोग। अच्छा देखिए, अभी सौरभ जी ने फिर से यादें ताजा करते हुए कह दिया, थोड़ी देर पहले ही आपने कह दिया था कि बन भी गई अगर ममता बनर्जी की सरकार तो राष्ट्रपति शासन लगा देगी है, लेकिन समझ में अभी तक ये नहीं आया कि कैसे, मैं बता देता क्या आधार है आपका? मैं बता देता हूँ पूर्णिमा जी, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, सरकार का जनादेश किसके पक्ष में आया था, कैसे तोड़फोड़ की गई थी, कर्नाटका में क्या हुआ था, महाराष्ट्र, शांत रहिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ प्लीज, इन्हीं को बोल लेने दो। नहीं, आई एम नॉट बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द पार्टी यार, मैं अपने एनालिसिस दे रहा हूँ। आप क्यों मिर्ची लग रही भाई? आपने तोड़फोड़ नहीं, आपने तोड़फोड़ की बात की, मतलब आप ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं। मैं ऑपरेशन लोटस की बात, अब इसी में सुनिए ना, इसी में सुनिए, ऑपरेशन लोटस में और राष्ट्रपति शासन में अंतर नहीं है। मैं दोनों चीजें पा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो राष्ट्रपति शासन लगेगा कि किसको तोड़ देंगे, ये बताइए, टीएमसी कैसे तोड़ देंगे? जी सुन लीजिए, हाँ। जिस पार्टी का चरित्र लोकतंत्र को खंडित करने का हो, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। दूसरी चीज, चुनी हुई सरकारों को तोड़ देना, विधायकों को लेना, वहां से उठाना, सूरत ले जाना, फिर गुवाहाटी ले जाना, ये सब प्रक्रिया इस लोकतंत्र की सुंदरता है या इसको विकृत करने का प्रमाण है? और ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं भारत 24 के मंच पर, यदि ममता बनर्जी की सरकार बनती है तो आप लिख लीजिए सफेद कागज पर कि वो सरकार 5 साल पूरे नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी वहां गुंडाई कराएगी, कुछ भी कराएगी, दंगे कराएगी, सरकार को राष्ट्रपति शासन लगा के गिराएगी, बर्खास्त करेगी। आप आज इसको दर्ज कर लीजिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। एक और बात कहूंगा, जो वोटिंग टर्नआउट आया 89.91 में आपकी स्क्रीन पे देख रहा हूं वोट परसेंटेज 89.9 हाँ, ठीक है जी। अब इसमें लगभग जब रात को 11-12 बजे चुनाव आयोग अपनी टैली चेक करता है और बताता है तो 5 से 6% का इजाफा और होता है। ये लगभग 96% पकड़ लो। तो इसके लिए हम किसको शाबाशी देते, जरा आप बता दीजिए, या सौरभ भाई बता दें, या हमारे मित्र संजय जी बता दें। ये 95-96% अगर टर्नआउट जा रहा है तो दे दिया ना। तो मैं तो कह रहा हूँ अभी मेहरोत्रा जी ने दे तो दिया, मेहरोत्रा जी ने दिया ना जनता को उन्होंने इसके लिए धन्यवाद कह दिया 90% के लिए, तो 95 हो जाएगा, तब भी आप जनता को कह दीजिएगा, मत करिएगा चुनाव आयोग को। क्या 14 लाख की पीड़ा को समझ रहा हूँ भाई। नहीं, इन्होंने सच बोला, एक बात बड़ी अच्छी बोली, बड़ी अच्छी लगी नवीन जी, आपने बोला है नहीं, तो जो नाम कट गए थोड़ी वो उसमें शामिल नहीं, ममता बनर्जी वो शामिल नहीं है, उनकी भी तो पीड़ा है। नहीं, वो पीड़ा ठीक है, वो शामिल नहीं है ना। नहीं, लेकिन एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, 50 को आउट कर दो, कह दो 100%। दो बातें अलग हैं सर, मुझे हो रहा है। ठीक है, दो बातें अलग हैं। मुझे एक बार हेडलाइंस पे संजय जी और साथी विपिन जी भी बैठे हुए, उनकी मुझे प्रतिक्रिया लेनी है, राधिका जी भी इस पर काउंटर करना चाह रही होंगी, लेकिन दो बातें अलग अलग हैं। पहली बात ये कि जो वोट नहीं दे पाए उनकी चिंता अलग, लेकिन जिन्होंने वोट दिया उनको थोड़े कम तराक लेंगे आप कि उन्होंने वोट दे दिया तो क्यों दे दिया, बगल के घर में 56 भोग बने तो मेरे घर में क्यों नहीं बने, तो मैं ज्यादा दुखी हो जाऊंगा। वो दोनों बातें अलग अलग हैं, उन दोनों को मिक्स मत करिए, बस मैं इतना कह रही हूं। पूर्णिमा जी, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि 100 छात्रों की क्लास में तो 50 को आउट कर दीजिए, उसके बाद कह दिए 100% अटेंडेंस है। सर, जब 12वीं और 10वीं के एग्जाम होते हैं तो कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं। ये एग्जाम्पल इररेलेवेंट है जो अभी आपने दिया, ये एग्जाम्पल इररेलेवेंट है सर, इररेलेवेंट है। वो मैंने कहा ना कि वो पीड़ा अलग है, वो पीड़ा अलग है। और आप अभी फिर मैं आपको जीत का मार्जिन और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम मॉनिटर करेंगे, अगर जीत का मार्जिन वो परसेंटेज से ज्यादा हुआ तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर लीजिए। ठीक है,
टिप्पणियां ज्यादा करने विनोद जी लगा मैं आ है। रही हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ विपिन जी बोल रहा मैं आ रही हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट पर भी आप सवाल खड़े कर लीजिए। निश्चित तौर पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कब सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियां अगर इससे दूसरा पहले बोला नहीं हुआ की? नहीं है तो होंगे सवाल ऑब्जर्वेशन खड़े। सुप्रीम कोर्ट ने कब कौन से फैसले में नहीं दी? कौन से फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन नहीं दी? ये देखिए आपके सुप्रीम टेलीविजन कोर्ट से न्याय नहीं नहीं, ये करना कोई है, तरीका आजकल थोड़ी किसको है। ज्यादा करना है? सुप्रीम कोर्ट के पास मैं अपनी करूंगा। आजादी है ठीक है, मैं ऑब्जर्वेशन करता देने हूं, मेरा की। अधिकार तो फिर है। ठीक है, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट झेलिएगा। भारत 24 इसकी नहीं लेता मैं जिम्मेदारी लेता आप हूं। झेलिएगा ठीक है, contempt as a of court। panelist मैं भी नहीं सुप्रीम लेता। कोर्ट ने As a हमेशा panelist मैं से भी ऑब्जर्वेशंस दी हैं। आप याद कर लीजिए, फिर मैं कोयला घोटाला आपको याद दिलाऊं। क्या जब हुआ? पिंजरे में कैद तोता कोयला- किसके लिए, तो हाँ, वो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन हुआ। था ना, नहीं तो वो क्या हुआ? फैसला नहीं था, वो ऑब्जर्वेशन था। नहीं, नोएडा तो प्राधिकरण आज पे भी बोला, देगा उत्तर ना, प्रदेश में आज जंगल भी राज देगा ना, सुप्रीम तो कोर्ट ने आप बोला सुप्रीम ना। कोर्ट में लेकिन किया बताइए। कुछ नहीं। आप थोड़ी सुप्रीम कोर्ट तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट किस पर टिप्पणियां देगा, कैसी हाँ, टिप्पणियां उसका काम देगा। टिप्पणियां करना सुप्रीम नहीं कोर्ट है। आपके हिसाब से, नवीन जी आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना। उसका काम सुप्रीम न्याय करना है, टिप्पणियां कोर्ट करना तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही न्याय करता है। और अगर इतना ही आपको उस न्याय की हिस्सेदारी बनने का शौक है तो फिर आपको जज होना चाहिए था। आप नहीं, क्यों मैं नहीं है advocate फिर? हूं और बड़ी तो फिर- अदालत का advocate तो हूं फिर मैं। अब आप इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, देखिए चैनल का ठीक गलत है। इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नहीं, ये कोई तरीका माननीय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर देखिए कोई भी यहाँ पर किसी माननीय अभी तक की चर्चा पर आपका टेक ले लेती हूं मैं। सवाल नहीं पूछ रही हूं आपसे, आप बीच में किसी बात पे काउंटर भी करना चाह रहे थे। विपिन जी नहीं, देखिए बड़ी ज़रूरी बात है। देखिए एक तरफ ये यूपी बोर्ड के इम्तिहानों के परिणाम आए हैं और वहाँ पर भी हर मर्तबा जो होता है कि जो लड़कियां हैं वो बाजी मार जाती हैं, तो यहाँ पर भी वही ट्रेंड बरकरार है। और वही अगर चुनावों से तुलना करें लोकतंत्र के महापर्व से, तो यहाँ पर भी महिलाओं का जो जोश है वो 7वें आसमान पर है। बहुत प्रेरणा देता है, प्रशंसनीय बात है। मैं उस वाद विवाद में नहीं पड़ूंगा। महिला आरक्षण बिल को लेकर जो घमासान मचा या वो एनडीए की जो बिल पास नहीं हुआ, नारी बिल, लेकिन देखिए जरूरी बात है कि चुनाव की प्रक्रिया, और हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं तो चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है। अभी चुनाव खत्म होंगे, अगले वर्ष दूसरे चुनाव होंगे, लेकिन कम से कम राजनीति का जो स्तर है, बतौर पत्रकार मैं जो बात आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा वो ये है कि वो स्तर नीचे नहीं जाना चाहिए। वो चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे टीएमसी के नेता हो, नेताओं को रोल मॉडल समझा जाता है। तभी जनता जनार्दन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलती है, अपना बेशकीमती वोट डालने, अपना भरोसा जताने कि, और उनपे ये उम्मीद रखते हैं कि ये उनके अधूरे सपने पूरे करेंगे, उन कामों को मुकम्मल करेंगे जो अधूरे रह गए हैं, अंजाम तक नहीं पहुंचे। तो यहां पर मैं बोलना ये चाहता हूं सरल भाषा में, मुझे बोलते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है कि राजनीति का स्तर इस तरह आ गया है कि आजकल चाहे हम यूट्यूब की बात करें कि जो एक दूसरे पे एक जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, कैंपेन चल रहे हैं, चाहे कांग्रेस के नेताओं पे कोई कटघरे में खड़ा करे, वरिष्ठतम नेताओं की बात कर रहा हूं, तो वो किसी जनता बड़ी समझदार है, प्रबुद्ध है, वो ये भली भांति जानती है कि ये प्रोपेगेंडा के तहत किसी भी नेता पे आप अगर कोई तीखे प्रहार करते हैं या प्रोपेगेंडा चलाते हैं, कम से कम उससे बचने की आवश्यकता है। चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे भाजपा के नेता हो, का आप मुद्दों पे बात करें कि आप बात करें कि विकास के क्या कार्य अधूरे रह गए, कितने पूरे हुए, अपना रोड मैप साझा करें, ब्लूप्रिंट लेके जाए जनता के बीच। जो ये सुनने के लिए कान तरस गए। आधे से ज्यादा कीमती समय व्यतीत बर्बाद हो जाता है एक दूसरे को घेरने में, प्रोपेगेंडा चलाने में, जो वीडियो वॉर्स चलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जनता को बड़ा हताश करती है और जनता बड़ी समझदार। लेकिन जनता बहुत स्मार्ट है विपिन जी, जनता बहुत स्मार्ट है। मैंने बहुत कुछ बोल दिया। जनता बहुत स्मार्ट है और जब हम लोकसभा में या हम सदन के भीतर ये प्रोपेगेंडा सत्ता और विपक्ष को बोलना चाहूंगा। नहीं विपिन जी, छोटी सी बात कह के मैं इसको पूरा कर देती हूँ। इतना कहती हूँ कि जब सदन के अंदर में हम देखते हैं पक्ष और विपक्ष के लोग आपस में कितना लड़ते हैं, एक दूसरे पर कितना आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन बाहर फिर चाय पीने भी साथ बैठते हैं। तो ये सब तो चलता रहता है। जनता बहुत स्मार्ट है, सब ये सब चीजें देखती है, ये सब। और चुनावों में सर आरोप प्रत्यारोप बड़ी आम बात है, तो उसको इतना मुझे नहीं लगता कि उसको इतना हाइप देने बड़ी जरूरी बात, वही मैं बात बोलना चाह रहा हूँ। हाँ। हमारे लिए, मैं बड़े जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ, हमारे लिए सारे नेता सम्मानीय है कि अगर कोई प्रोपेगेंडा किसी के भी खिलाफ चलता है, चाहे यूट्यूब पे है, जहां पर भी, वो जनता के गले बात नहीं उतरती। ये किसी सदी की जनता है। ठीक है संजय जी, आप कुछ कह रहे थे। बस मैं नवीन भाई के बगल में बैठा हुआ हूं और इनको बड़ा दूरदर्शी मानता हूं। दूरदर्शी इसलिए बोलता हूं कि इनको भविष्य दिख गया है कि ममता जी की सरकार बनेगी, लेकिन ममता जी सरकार 5 साल नहीं चला पाए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि वो सत्ता
किसी और को सौंपने वाली हैं। अभिषेक बनर्जी 1-1.5 साल बाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब ये बोल रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, तो ये बता सकते हैं, हमें तो नहीं पता अभिषेक बनर्जी ज्वाइन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात देखिए, ऐसी बार-बार अभी डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, प्रजातंत्र की बहुत बातें होती है। अरे भैया, हम तो वो दिन याद करते हैं जब हम पैदा भी नहीं होता, 17 फरवरी 1980 में, जहां पे इंदिरा गांधी ने सरकार बनाई थी, 5 से 7 स्टेट की गवर्नमेंट को डिसमिस इसलिए कर दिया था कि भैया तुम्हारी सरकार नहीं, विपक्ष की इसमें तुम्हें रहने का अधिकार नहीं है। अरे डेमोक्रेसी वहां नहीं दिखती है, वो आदमी को मारा जा रहा है, मनुष्य को, उसमें डेमोक्रेसी नहीं दिखती है। लोगों को घरों से प्रताड़ित निकाल के मारा जा रहा नहीं दिखती है। महिलाओं के साथ बलात्कार किया उसमें नहीं दिखती है। डेमोक्रेसी कहां दिखती है? वोट परसेंटेज बढ़ गए। अरे वोट परसेंटेज बड़ा सम्मान करना चाहिए। अरे जनता आप भी है, जनता हम भी है, जनता जो वो है जो वोट भी दे रही है, लेकिन आपको डेमोक्रेसी वहां नजर नहीं आती है, न 3 में न 13 में, लेकिन डेमोक्रेसी की बात जरूर करेंगे। सबसे बड़ा जो चलनी होती ना, सबसे छेद उसमें सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर वो आके सलाह देने लगे नहीं ऐसा नहीं होता, इसमें पानी रोक लेंगे, तो बड़ा हास्यास्पद हो जाता है, बड़ा हंसी वाला है। वही हाल नवीन जी का हो गया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट पे भी आरोप लगाने लगे हैं, आप संस्थानों पे आरोप। अरे भैया, चाहते क्या इंग्लैंड में बसना चाहते हो? इंग्लैंड में चले जाओ जाकर के, जिस दिन ऐसा बोलोगे वहां पे और बड़ी बात ये है, और बड़ी बात ये है नवीन जी की ऐसी बातें एक्चुअली में देखिए, भारत 24 तो खैर आपने जो कहा उसको कतई एंडोर्स नहीं करता। नहीं, बात आपकी जिम्मेदारी लेने की नहीं है, मंच तो भारत 24 का है ना, मंच तो भारत 24 का है। और देखिए, एक बात सच है, और नवीन जी आपको बुरा लगेगा, लेकिन कोई ऐसी बात कह दीजिए जिससे आपके पास कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव आपने कह दिया जो वायरल हो जाए, जो एकदम अलग है, तो जो क्षण भर की ख्याति है उसके लिए मुझे लगता है ये सब नहीं करना चाहिए। बड़ी छोटी चीज हो जाती है सर। नहीं, सम्मान, न्यायपालिका का सम्मान, और मैं आपको भारत 24 के मंच पे कोई भी ऐसी बात कहने की इजाजत नहीं दे सकती। इट इज एज सिंपल एज दैट। एक मिनट में एक लाइन अपनी कहूंगा सर, जल्दी 30 सेकंड्स में। 30 सेकंड में देखिए, ऐसा है, अभी डेमोक्रेसी की बड़ी बड़ी स्पीचेस संजय भाई दे रहे थे। संजय भाई, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें 2017 से 2021 तक 451 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई है। इज इट कॉल्ड डेमोक्रेसी? 2021 से 2024 तक 502 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है। इज इट कॉल्ड डेमोक्रेसी? और उसको आप डेमोक्रेसी कहेंगे जो महाराष्ट्र में हुआ, दुनिया तमाशे में हो रहा है। तीसरी चीज एक और, एक लाइन, इस देश के प्रधानमंत्री की भाषा मैंने झालमुड़ी खाई और मिर्ची टीएमसी को लगी, ये प्रधानमंत्री की भाषा है, शर्म आनी चाहिए। टाइम नहीं है। अगर फिर मैं अभी और बयानों पे चली जाऊंगी, नहीं, प्रधानमंत्री के बयान, अभी प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान पर चली जाऊंगी। अभी तो आतंकवादी प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान पर चली जाऊंगी। आपको झालमुड़ी से भी तकलीफ होने लगी, अभी तो झालमुड़ी से भी तकलीफ होने लगी। ठीक है, ओके, इधर नहीं, ठीक है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया, शर्म नहीं आती देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए? ओके, अभी ठीक है, नहीं 15 सेकंड में लूंगा। बोलिए देखिए, जल्दी। ये बहुत तनाव में बैठे हैं, गर्मी का टेम्परेचर भी 47-48 डिग्री चल नहीं, रहा है। तो पानी तो है ना सर, और ठंडा भी है। मैं इनको इतने लंबे तनाव से मुक्त करता हूँ, मैं सीधा तनाव से मुक्त करता हूँ कि आप ये आएंगे उसके 1.5 साल बाद सत्ता पता नहीं, हाइपोथेटिकल। मैं अभी से इनको तनाव मुक्त होता हूँ। 4 मई दीदी गई, ठीक है ना? अब तनाव लेने की आपको जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठिए। और मैं आपका क्लोजिंग कमेंट जल्दी से लूंगी। ईशान, आपका क्लोजिंग कमेंट, फिर राधिका जी आपका क्लोजिंग कमेंट, और प्लीज शॉर्ट रखिएगा, 30 सेकंड्स, उससे ज्यादा मेरे पास नहीं। ईशान, आपके साथ शुरू कर रही हूं। देखिए, अभी किसी ने, पैनलिस्ट ने टच किया था कि महिला आरक्षण बिल, पहली बात तो महिला आरक्षण जो है वो एक कानून बन गया है, और वो 2023 में कानून बन गया था, जिसको विपक्ष और सरकार की सहमति से बना था वो, पहली बात तो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए, जो पोस्ट पोल वायलेंस है, जो मारपीट बंगाल में होती है, जो हत्याएं बंगाल में होती हैं, जो दंगे बंगाल में होते हैं, उसमें दोनों ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के हों। और रही बात, देखिए, अभी जिस कैंडिडेट की मारपीट करते हुए लोग उससे मारपीट कर रहे हैं, बंगाल को छावनी बना के रख दिया। 2.5 लाख सीएपीएफ के जवान वहां पर तैनात हैं इस समय चुनाव करवाने के लिए। अगर वो नहीं रोक पा रहे हैं, अगर वो नहीं रोक पा रहे हैं, रक्त रंजित इतिहास दिखाते हैं, अगर अपने ही सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर है, अपने ही घर में सुरक्षा देने के लिए है, तो भाई किस बात का जी? राधिका शाह जी, आपका क्लोजिंग कमेंट।
देखिए नहीं, देखिए, ऐसा सेंट्रल क्यों है फोर्सेस- कि सारे सेंट्रल राज्य फोर्सेस- चुनाव के लिए सेंट्रल जाते हैं CPF सेंट्रल और फोर्स है, बंगाल पहली बात। एकमात्र राज्य है जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को लाना पड़ता है, जहां पे पोस्ट पोल वायलेंस होती है, जहां पे लोगों को जो बीजेपी के समर्थक है हमारे कार्यकर्ताओं को मार के पेड़ के ऊपर उल्टा करना देते हैं। फैमिलीज को ये लोग हमेशा हमेशा डरा के रखते हैं कि वोट के लिए जाओ और कल तुम बेवा और विधवा बन के रहोगे। कभी आपने देखा कि टीएमसी के किसी ने डेवलपमेंट के ऊपर बात की? कभी नहीं करेंगे। ममता बनर्जी जी अपना मुसलमान वेशभूषा में लोगों के बारे में ये बात करेंगे कि हिंदू ऐसे आप ऐसे हो, और ये लोग क्या बात करते हैं? बंगाल में कभी रहे नहीं है। हम डिबेट में ठीक है, तो देखिए अमित शाह ने कह दिया है कि टीएमसी के करप्शन का सूरज डूब चुका है और प्रबल जीत का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले फेज में हेवी वोटर टर्नआउट को लेकर किया है। बीजेपी की प्रबल जीत का दावा उनकी तरफ से 90% जो अभी तक का आंकड़ा उसके हिसाब से कहा गया है। और अमित शाह ने कहा है कि टीएमसी के करप्शन का सूरज डूब चुका है। यही इस वक्त अब आपको फुल स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूं। अमित शाह ने टीएमसी पर हमला बोला है, ये कहते हुए कि टीएमसी के करप्शन का सूरज डूब चुका है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है अमित शाह ने, टीएमसी के भ्रष्टाचार गुंडागर्दी का सूरज डूबा है। ये इंस्टाग्राम पर पोस्ट गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर और साथ ही देखिए ये वीडियो भी शेयर कर दिया है। इसको कहते हैं टाइमिंग। अब चुनाव प्रचार में क्योंकि लगातार जुटे हुए हैं तो बड़ी खूबसूरत तस्वीर सनडाउन की उनको मिली होगी क्रॉस करते हुए, और वो वीडियो भी बनाया और साथ ही इस वीडियो को भी साझा किया इंस्टाग्राम पे, जहां सूरज डूबना प्रतीकात्मक जो उन्होंने इस वक्त दिखाया है उसमें टीएमसी की गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार का जिक्र किया है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, सेकेंड फेज ऑफ वोटिंग का इंतजार पश्चिम बंगाल में, और 4 मई नतीजे का दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा, नजर इस पर रहेगी।